टॉपिक ये जो था ना हम लोग का करेंसी एक्सचेंज वाला, ये वाला पॉइंट हम लोग कवर कर रहे थे। पहले केस में तो सिंपल देख लिया था कि फॉर अ करेंसी व्हेन एक्सचेंज फ्रॉम और टू इंडियन रुपीस द वैल्यू शैल बी द इक्वल डिफरेंस बिटवीन द बाइंग रेट एंड द सेलिंग रेट एज द केस में बी, एंड द आरबीआई रेफरेंस रेट से देखना पड़ेगा फॉर दैट करेंसी एट द टाइम मल्टीप्लाइड विद द टोटल यूनिट ऑफ करेंसी, जितने से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। Provided that in case of where हाँ बोलो राहुल। सब रहते क्या मतलब ब्लैक में करते हैं क्या? क्या चीज? जो करेंसी एक्सचेंज वाले रहते हैं वो लोग बिल तो नहीं देते होंगे सर, जो बैंक रोड में रहते हैं। बैंक रोड वाले डॉलर्स नहीं कन्वर्ट करते हैं, वो ज्यादातर वो बट्टा बस काट के और चीजों को छोटे में करके देखते हैं। लेकिन जब तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा ना, डॉलर या दरहम, ये सब तुम्हें एक्सचेंज करना होगा, तो तुम्हारे पास क्या होगा, तो वहाँ पे जो भी एक्सचेंज ब्रांच होगा तुमको उसके पास जाना होगा। जैसे बैंकों में एचडीएफसी की बात कर दे रहा हूँ, एचडीएफसी फॉरेन एक्सचेंज करता है, तो तुम वहाँ पे जाओगे, एक डॉलर भी लेके जाओगे ना तो वो पूछेगा कहाँ से तुमको मिला, तुम्हें डिटेल्स देना पड़ेगा, अपना पैन आधार देना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह की कुछ एक्सचेंज भी है, जैसे मैंने बोला था यूएई एक्सचेंज है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज का काम करती है। इस तरह के फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस में तुम्हें जाना होगा, और वहाँ तुमसे डिटेल लिए बिना वो नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने बोला ना एक डॉलर भी तुम्हारे हाथ में है तो वो भी पूछेंगे कहाँ से मिला, तुम्हें उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, तब जाके वो एक्सचेंज करेंगे, ठीक। और बाकी तुमने जो सुना होगा, एक नाम सुना होगा हवाला, हवाला सुने हो? हाँ। तो हवाला में लोग पैसे इधर से उधर करते हैं कन्वर्ट, तो वो इनलीगल तरीका है। जैसे मान लो तुम्हारे पास डॉलर है, मेरे पास रुपीज है, तो हम दोनों मिलके कहीं क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हवाला, और ये पूरी तरह से इनलीगल है। समझे कि नहीं समझे? तो सर ऐसा क्यों है? हाँ ऐसा क्यों है सर? हम जब पैसा किसी से भी एक्सचेंज करें तो ये इलीगल कैसे हो सकता है? अथॉरिटी नहीं है, इट इज नॉट परमिटेड टू यू दैट यू एक्सचेंज योर मनी, ठीक है ना, कि आप डॉलर को इंडियन करेंसी में चेंज करो। आप दोनों लोग आपस में एक दूसरे को रुपया दो, ठीक है, छोटे में करके देख लो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉरेन करेंसी, बिकॉज एक एक फॉरेन करेंसी का हिसाब आरबीआई के पास रहना है, तो इसलिए जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है ना, जितने फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उन सब पे कंट्रोलिंग किसकी होती है? आरबीआई की। और आप साहब बाहर बैठ करके आपस में कन्वर्ट कर ले रहे हो, फिर आरबीआई का कंट्रोल कहाँ गया? और पता भी नहीं चला कौन सी करेंसी कब कितनी करेंसी चेंजेस हुई, तो इसीलिए उसको इनलीगल बोला गया है और उसको एक नाम दिया गया हवाला। बाकी न्यूज में आप सुनते हो कि हवाला हवाला हवाला, फिल्मों में भी सुना होगा। हाँ सर, इस पर रेड भी होता रहता है। बिल्कुल, इस तरह से रेड भी होती है, ठीक है। ऐसी जगहों पे अगर ऐसे लोग पाए गए तो तुरंत पकड़े जाते हैं, केस बन जाता है। क्लियर हो गया राहुल? आगे बढ़े। यस सर। Provided that in case of where the RBI reference rate of the currency is not available, अगर RBI की करेंसी रेट अवेलेबल नहीं है, रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, the value shall be 1%। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मान ली जाती है? 1%। जैसे देखो इधर, जैसे कि मैंने एक्सेल पे एक समझाया था, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे अगर क्लियर नहीं होती, हाँ, और रेफरेंस रेट नहीं क्लियर होता, क्या बाइंग रेट है क्या सेलिंग रेट है, अगर ये सब अवेलेबल नहीं है, हमें पता है कि हाँ मैंने कितने में सप्लाई दिया उसको, करीबन 8 लाख रुपए लेकर के मैंने उसे सप्लाई दी है, तो इसका सीधे सीधे क्या बाइंग रेट सेलिंग रेट नहीं क्लियर है, तो सीधे सीधे इसका 1% क्या मान लिया जाएगा? 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और इस पे जीएसटी कितनी देनी होगी तुम्हें? आपको पता है इसका 18%, 1440 रुपये तुम्हें जीएसटी देनी होगी। कुछ समझ में आया? ये किस केस में होगा? जब आरबीआई का रेफरेंस रेट उस करेंसी के लिए अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी करेंसी है, और आपको पता है दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज, अब उसमें कोई अगर करेंसी एक्सचेंज तुम करते हो तो आरबीआई का रेफरेंस रेट तो बहुत कुछ ही चीज़ों का होता है, कुछ ऐसी भी करेंसी होती है जो आरबीआई के रेफरेंस रेट से बाहर है, आरबीआई उसका रेफरेंस रेट नहीं इशू करती है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, प्रोवाइडेड फर्दर that in case where the neither of currency
एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज। मान लो कोई करेंसी इंडियन करेंसी में चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब समझे, कोई अगर करेंसी इंडियन करेंसी में चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी में ही एक्सचेंज हो जा रही है, फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी में ही एक्सचेंज हो जा रही है। जैसे आपने कहा सर मेरे पास डॉलर, मेरे को दरहम में चेंज कराना है, तो अगर तुम डॉलर को दरहम में चेंज करा रहे हो या दिनार में चेंज करा रहे हो या दिनार को दरहम में चेंज करा रहे हो, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडियन करेंसी में तो चेंज ही नहीं कर रहे हो, सिंपल सा, provided that neither a currency exchange is Indian rupees, the value of supply is equal to 1%। तो उस केस में भी कहा है 1% मान लेना सर, 1% आप किस चीज का मानेंगे, of the lesser of two amounts the person changing the money would have received by converting any of two currencies into Indian rupees on that day at the reference rate provided by RBI, provided also that a person supplying services may exercise the option to ascertain the value of terms of clause B for a financial year, and such options shall not be withdrawn during the remaining part of that financial year। तो वो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, पहले तो ये दे रखा है कि provided further that in case whether the neither or supply exchange in Indian rupees, the value of supply be equal to 1%। अगेन वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, इक्वल टू 1%। लेकिन सॉल्व का सर किसका, डॉलर का कि दिनार, मान लीजिए डॉलर को दिनार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डॉलर का वैल्यू का 1% माना जाएगा कि दिनार की वैल्यू का 1% माना जाएगा। तो कहा गया है ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट, जो दोनों में से कम हो, द पर्सन चेंजिंग द मनी वुड हैव बीन कन्वर्टिंग इन। मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे मान लेते डॉलर है ना, और यहाँ पे दिनार, ठीक है, डॉलर का प्राइस 79 है या 78 है, और दिनार सपोज करिए क्या है, अब इन दोनों को सॉरी $1 1 दिनार ऐसे समझो, ठीक, $1 1 दिनार ऐसे। अब देखो $1 बराबर कितना, अब इनको तुम्हें INR में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तुम्हें टैक्स देना तो INR में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब $1 बराबर कितना है, 70 है, ठीक है, 1 दिनार बराबर कितना है, सपोज करिए 36 रुपए या 40 रुपीज, चलो ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज। अब कितनी करेंसी एक्सचेंज हुई है, कितनी करेंसी एक्सचेंज हुई है, सपोज करो सामने वाले ने $100 लिया है, कितना डॉलर, $100, एक्सचेंज कितने का हुआ ये मैं पूछ रहा हूँ, $100, ठीक है, $100 सामने वाले ने परचेज किया है या सेल किया, और उसके बदले में इसको कितना मिल गया है, इसमें 80 कर लेते हैं इसको, तो आपके कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा। 200 यानी 200 दिनार उसको मिला है $100 में, $100 बेचा तो जाके 2 दिनार मिला। अब दोनों को इंडियन करेंसी में चेंज कर लो, चाहे दोनों में से किसी को भी चेंज करो, वैल्यू 8,000 आएगा, ठीक है। अब देख लो वैल्यू कितना आ रहा है, 8,000 रुपए। दोनों में से किसी भी एक को उठा लो, किसी को भी, चाहे डॉलर को इंडियन करेंसी में चेंज कर लो। भाई देखो एक्सचेंज किस में हो रहा है, डॉलर और दिनार में हो रहा है, ठीक है। $1 बराबर कितना हो गया, 2 दिनार हो गया, ऐसे समझो। तो $1 बराबर 2 दिनार है, किसी ने डॉलर दे करके दिनार खरीदारी किया है, ठीक है ना, उसने $100 दे करके 200 दिनार खरीदे। अब क्या कहता है कि सवाल उठता है, अब चूंकि ये ट्रांजेक्शन हो रहा है इंडिया में, तो अब हम GST कैसे ले, तो सिंपल सा क्या कहा जाएगा कि डॉलर को या दिनार को पहले इंडियन करेंसी में चेंज करो। तो चेंज कर लिया, 8,000 रुपये सर आ रहा है दोनों ही केस में, तो इसका कितना परसेंट, इसका 1% सप्लाई की वैल्यू होगी, 1% सप्लाई की वैल्यू आ गई 80 रुपये। तो GST कितने पे देना है, 80 रुपये पे, क्योंकि 1% ही सप्लाई की वैल्यू है। 1% अगर सप्लाई की वैल्यू है तो इसी पे GST आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, और इस पे GST की वैल्यू समझ रहे हो 18%,
यानी 14 रुपये 40 पैसा। कुछ समझ में आया सबको? राहुल? तो सर हेलो हाँ सर हाँ अब है, बोलो। सर, अभी क्या जो दोनों में से कम हो उसी पर टैक्स लगेगा, तो सर दोनों तो बराबर हैं। दोनों बराबर ही है, आएगा भी बराबर ही। क्यों? क्योंकि दोनों को हमें किस पे देखना है। अगर इसमें से थोड़ा सा भी मान लो कहीं भी फर्क होता, कुछ फायदा, कुछ भी फर्क अगर होता, तो दोनों में से कम जो होता है उस पर तुम चार्ज कर लेते 1%। तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, कम से कम वैल्यू पे ही क्या करना है हमें, टैक्सेस देना है। टैक्स रेट ठीक, समझ में आया? अब हम लोग आगे थोड़ा देखेंगे, ये करेंसी वाला काफी हद तक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अभी ऑप्शन क्या है, जो डीलर होते हैं ना, जो फॉरेन एक्सचेंज वाले होते हैं, ये ऑप्शन ले लेते हैं, और एक बार ये ऑप्शन ले लिया तो आपको पूरे साल भर तक इस ऑप्शन के साथ रहना है। या तो तुम बैठ करके ना ये सारे जो अभी भी रूल्स बताए हैं, बाइंग सेलिंग रेट के बीच का डिफरेंस देखो, इस तरीके से करो और जीएसटी दो, या फिर सिंपल सा गवर्नमेंट के ऑप्शन ले लो। तुम जितने भी फॉरेन एक्सचेंज वाले होते हैं ना, जो हाई वैल्यू का ट्रांजेक्शन करते हैं, इनको कभी कभार ये फॉरेन एक्सचेंज करना है, वो तो इसी रूल से देते हैं, बाइंग सेलिंग के रेट का डिफरेंस उस पर जीएसटी दे देते हैं। लेकिन जिनको जो पता चला पूरी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज में ही लगे हुए हैं पूरी तरीके से, वो क्या करते हैं, वो इन रेट्स को, वो इस ऑप्शन को ले लेते हैं। या देखो है क्या, उनको 1% उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। किस केस में? ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज फॉर एन अमाउंट अप टू 1 लाख रुपीज। अगर 1 लाख रुपए तक का करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो 1% उनकी सप्लाई की वैल्यू मान ली जाएगी, सब्जेक्टेड टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ 200। ठीक है, कम से कम उनकी सप्लाई की वैल्यू कितनी होगी, 250 रुपीज, और मैक्सिमम कितना, मतलब अगर 200, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का 1%, तुमने कोई ट्रांजेक्शन किया, उसका 1% 200 रुपये आ रहा है, तो 200 रुपये जीएसटी की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, जीएसटी सॉरी सप्लाई की वैल्यू 200 रुपये नहीं मानी जाएगी, 250 रुपीज एटलीस्ट सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो 1 लाख रुपए तक की सप्लाई कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन अगर तुम्हारा क्या है, 1000 रुपीज एंड हाफ ऑफ परसेंटेज, यहाँ पे 1% की बात कर रहा था ना, यहाँ पे कितना कर रहा है, 0.5% आपका लगेगा सप्लाई की वैल्यू। हम सप्लाई की वैल्यू कितना मानेंगे, हम लोग 0.5% मानेंगे। 0.5% मतलब आधा, यानी 0.5% सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन उसमें कितना जोड़ देना, 1000 भी जोड़ देना, 1000 प्लस 5.5%। अगर एक्सचेंज की वैल्यू कितनी हुई, 1 लाख से ऊपर है लेकिन 10 लाख के अंदर है तो, और अगर आपका 10 लाख से भी ऊपर है तो 5000 प्लस 5500 प्लस 1/10%, यानी कि 0.10, 10 पैसा, 1 रुपया, ठीक है ना, सॉरी 1 रुपया हो गया, 50 पैसा हो गया, 10 पैसा ऑफ द ग्रॉस अमाउंट करेंसी एक्सचेंज फॉर एन अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। अगर 10 लाख से भी ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज अगर करते हो तो सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 60,000 रुपीज। ये 60,000 के जोड़ दिया, आप 10 लाख की लो, ये 60,000 पता नहीं क्या दिया, इसको देखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे समझ लो, अगर तुम फॉरेन एक्सचेंज में लगे हुए, तुम्हारा काम ही एक्सचेंज का, ठीक है, अभी तुम नए नए डीलर अभी स्टार्ट हुए, अभी तो तुम्हारा ज्यादा टर्नओवर नहीं होता, 1 लाख तक की तुम करेंसी एक्सचेंज कर लेते हो, तो ऑप्शन ये अगर ऑप्शन लेते हो तो इसका 1% तुम्हारा क्या होगा, जीएसटी की वैल्यू, इसकी सप्लाई की वैल्यू होगी। तो सप्लाई कितनी मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी 1%। 1 लाख का मान लो 60,000 की, 60,000 का 1%, 60,000 का 1% कितना होता है, 600 रुपये सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, 1 लाख का 1% कितना होता है, 1000 रुपये सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। ये था अप टू अगर एक्सचेंज 1 लाख तक होता है तो। अगर तुम्हारा क्या होता है 10 लाख तक होता है तो कहा है कितना था, ध्यान है किसी को, 1000 रुपीज।
तो यानी 1000 तो फिक्स हो गया आपका, प्लस कितना परसेंट, 0.5%, ये हो गई सप्लाई की वैल्यू। ऐसा कैसे सर, क्योंकि 1 लाख तक तो इतना, 1 लाख तक तो 1000 माना ही जाता है, तो 1000 लिख दिया पहले से ही, और इसके ऊपर कितना है 0.5%। अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 1 लाख है, सॉरी 10 लाख से ज़्यादा का अगर ट्रांजेक्शन अगर तुम्हारा होता है, फॉरेन एक्सचेंज तुम करते हो 10 लाख से ज़्यादा का, तो उस केस में क्या कह रहा है, तो आपको पता है पहले का 1000, बाकी का टोटल मिला करके इन्होंने दिया 5500 प्लस 0.1%, 0.1%, ठीक है ना, ये माना जाएगा। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई उनके लिए है 5500 रुपीज एंड 1/10%, मतलब कि वही 10 पैसा ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, जितने का भी करेंसी एक्सचेंज करोगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन अगर लोगे तो तुम्हारे लिए फायदा होगा, तो तुम्हें मिनिमम, अभी तक हमने पढ़ा था पीछे की 1% कम से कम है, लेकिन एक से भी देखो कम सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन अगर सप्लाई का अगर तुम्हारा एक्सचेंज ज़्यादा, अगर ज़्यादा वैल्यू का ट्रांजेक्शन करते हो, तो गवर्नमेंट तुम्हारी सप्लाई की वैल्यू को 1% ना करके 0.5 करेगी, और उससे भी ज़्यादा 10 लाख से भी ज़्यादा का एक्सचेंज पर डे का है तो, या मतलब ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, पर डे नहीं मतलब मंथली यू कैन से, तो इस केस में कितना कह रही है, अगर इससे ज़्यादा का अगर ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो फिर 0.1 यानी काफ़ी कम हो गया, 10 पैसा हो गया, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उस पर GST काटना है। इस वैल्यू सप्लाई की वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे लिख दो, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इतनी मानी जाएगी। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। सर वो मैक्सिमम 60,000 क्या है? 60,000 बोला तो इग्नोर करो, आप सिंपल से इसको सॉल्व करो। जी सर, ठीक है, ये तो आ गया रिलैक्स करो, आगे ना समझ में। जी सर। तो जितने फॉरेन करेंसी वाले होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं, ठीक। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो भाई, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट दूं कैसे, 2 पार्ट में लेना पड़ेगा तुम्हें। पहला ये वाला हिस्सा पहले ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया सर। ले लिया, यस ये हिस्सा ले लो, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यस सर। चलिए अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है, बहुत सारे लोग ये भी काम करते हैं ना, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में पढ़ रहे हैं, स्पेशल सप्लाई, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू बुकिंग अ टिकट और ट्रेवल बाय एयर प्रोवाइडेड बाय एन एयर ट्रेवल एजेंट। होते हैं ना बहुत सारे एयर ट्रेवल एजेंट जो टिकट विकट बुक करते हैं, shall be deemed to be an amount calculated at the rate of 5%। तो उनका क्या बोला गया है, उनके लिए सीधा सीधा बोला गया है जो भी होगा 5% आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन किस चीज का 5%, कह रहा ऑफ द बेसिक फेयर। तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, मान लो किसी भी टिकट का मान लो वैल्यू कितनी है 10,000 है, बेसिक फेयर उसमें 10,000 रुपये है, तो बेसिक फेयर 10,000 रुपये का आपने टिकट किसी का बुक किया, तो 10,000 का 5% कितना होता है 500 रुपये, तो 500 रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और उस 500 रुपये के ऊपर आपको GST देनी है, ना कि 10,000 रुपये के ऊपर, क्योंकि 10,000 रुपये का तो टिकट है, आपने टिकट खरीदा होगा ना। इन द केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग, तो डोमेस्टिक बुकिंग के केस में 5% है, एंड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द बेसिक फेयर इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग, अगर इंटरनेशनल बुकिंग है ऑफ पैसेज फॉर ट्रेवल बाय एयर,
और यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल द एक्सप्रेशन बेसिक फेयर मीन्स दैट पार्ट ऑफ द एयर फेयर on which commission is normally paid to the air travel agent by the airlines, है ना? नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो सर, मान लीजिए मैं एयर टिकट अगर बुक करता हूँ, एयर टिकट बुकिंग करता हूँ, ठीक है, तो सर जी मेरे लिए है क्या, मेरे लिए सप्लाई की वैल्यू है क्या? तो सबसे पहले डोमेस्टिक बुकिंग, तो जितना भी डोमेस्टिक बुकिंग मैं करूंगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डोमेस्टिक बुकिंग में 5% ऑफ बेसिक फेयर, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, और अगर इंटरनेशनल बुकिंग है तो उस केस में कितना होगा, जल्दी बताओ, किसी को पता है? सर 10% बेसिक है। ठीक है, बहुत सारे एयर ट्रेवल एजेंट्स होते हैं, तो आपको पता है उनको ये फॉलो करना होगा। यानी अगर उन्होंने अगर सपोज करो कोई टिकट बुकिंग कराई है डोमेस्टिक ही, उसका बेसिक फेयर सपोज करो 10,000 रुपीज़ है, 10,000 नहीं, चलो 50,000 ले लेते हैं, 50,000 रुपये है, तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी, 5%, ये हो गई उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और इस पे जीएसटी कितना लगेगा बताओ, जीएसटी कितना है जल्दी बताओ, एयर ट्रेवल एजेंट कितना % जीएसटी देगा? 18%, 18% सर्विसेज पे जीएसटी। और अगर इंटरनेशनल बुकिंग सपोज करो कितना कर रहा है, 1 लाख का कर रहा है, 1 लाख है, तो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी मानी जाएगी, 10%, 10,000 10,000, और उस पर जीएसटी देना होगा कितना, 80%। 1,800 रुपीज़। हेलो, हाँ बोलो अनु। हाँ सर, कह रहे थे कि इंटरनेशनल बुकिंग हम कितने का भी करें तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई का 10% ही होगा। हाँ बिल्कुल, बेसिक फेयर का, किसका देखना, जो बेसिक फेयर होता है, क्योंकि पता चलता है बेसिक फेयर के अलावा भी कई उसमें भाड़े जुड़ते हैं, तो बाकी भाड़े की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर। मान लो बेसिक फेयर है, पता चलता है 50,000 रुपये, बाकी कुछ और चीज़ों की लगेज वगेज मिला के 60,000 रुपये हुआ है, तो 60,000 का नहीं जी 10%, 5% करना है। कितने का 5% करना है, सिर्फ बेसिक फेयर के अमाउंट का, लगेज का नहीं। ठीक, यस सर, यस सर। सर ट्रेन टिकट बुकिंग में क्या होगा वैल्यू सप्लाई? इसका ट्रेन टिकट सर, रेल टिकट सर। देखो सिंपल सी चीज़ है, ट्रेन टिकट के लिए इन्होंने परसेंटेज नहीं सेट किया है, बस जो आप कमीशन चार्ज करते हो ना टिकट बुक करने के बाद, तो कमीशन जो चार्ज किया उस कमीशन की वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाती है। लिखा है भी है, देखो लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ सब रूल एंड एक्सप्रेशन बेसिक फेयर मींस दैट पार्ट ऑफ द एयर फेयर ऑन व्हिच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रेवल एजेंट बाय द एयरलाइंस। ठीक है, कमीशन ही आखिर में, देखो सिंपल सी चीज है, सिर्फ 1% 5% क्यों कहा गया, नॉर्मली इतना ही कमीशन चार्ज करते हैं। तुम कहीं अगर ट्रेन का टिकट बुक करते हो तो तुम अगर तुम वहां से लेते हो तो ठीक है, अगर किसी ब्रोकर से लेते हो तो कमीशन देना पड़ता है ना, सही है, तो वो कमीशन की वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। लेकिन एयर ट्रेवल एजेंट चूंकि बड़े स्तर पे ये लोग काम करते हैं, बड़ा इन लोग का ट्रांजेक्शन होता है, ट्रेन वेन का टिकट तो बहुत कम, उतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जो एयर ट्रेवल करेगा उसका टर्नओवर ज्यादा होगा, इसीलिए उनके लिए ये सेट कर दिया गवर्नमेंट ने कि 5% एंड 10%। अब से ज्यादा कमाओ कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बस इतना वैल्यू ऑफ सप्लाई एटलीस्ट माना जाएगा। ठीक, अब LIC पे आ जाए, क्यों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, ये स्क्रीनशॉट इसीलिए मतलब करवा रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से बाद में भी खुद भी रीड कर सको,
अगर नोट्स बनाओगा तो नोट्स बना लेना। लास्ट टॉपिक, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अगर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है तो क्या होगा? द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर। आपको पता है प्रीमियम चार्ज किया जाता है आपसे जब कोई इंश्योरेंस लेते हो, तो उसमें क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। तो जो भी प्रीमियम होता है चार्ज बाय द पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी होल्डर से चार्ज किया जा रहा है, reduced by the amount allocated for the investment saving on behalf of the policy holder, if such an amount is intimated into the policy holder at the time of supply of services। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जो भी ग्रॉस अमाउंट प्रीमियम हमने चार्ज किया पॉलिसी होल्डर से, उसमें से माइनस कर देना अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, कि उसका कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है। अगर ये इंटीमेटेड है किसमें, पॉलिसी होल्डर को, तब आपको पता है आप जो प्रीमियम देते हो उसका एक सर्टेन % कमीशन जाता है एजेंट के पास, पता है कि नहीं पता? हाँ सर जाता है। राहुल को तो पता होगा, राहुल तो इंश्योरेंस का में है। राहुल, हाँ जी सर बोलिए। जो भी हम प्रीमियम देते हैं उसमें कमीशन भी तो जाता है ना एजेंट के पास। हाँ अब प्रीमियम अगर हम दे रहे हैं सपोज करो 10,000 कभी रुपीज, GST कटता है। हाँ बिल्कुल, अब 10,000 अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, अब उसमें देखा जाएगा उसमें कितना सेविंग में जाए, कितना इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा। तो हुआ क्या कि आपको पता है इसमें से लेस हो जाएगा, क्या क्या लेस हो जाएगा, कमीशन लेस होगा और कुछ चार्जेस लेस होगा। तो कमीशन सपोज करो कितना दिया जा रहा है, इस पे 15% कमीशन हम दे रहे हैं। चार्जेस कितना, सपोज 500 रुपये। अब कितना इन्वेस्ट हुआ, जल्दी बताओ, इतना ही तो इन्वेस्ट हुआ। यानी कि अगर हम इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 रुपये हम प्रीमियम दे रहे हैं, तो मेरे प्रीमियम में से 15% तो कमीशन चला जा रहा है एजेंट के पास, 500 रुपये कुछ चार्जेस ग्रुप में कंपनी काट ले रही है। तो मतलब मैंने 10,000 दिया तो 8,000 रुपये मेरी इंश्योरेंस कंपनी उसको मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। कुछ पल्ले पड़ा? फर्स्ट टाइम होता है फर्स्ट प्रीमियम में से। बस प्रीमियम में ज़्यादा कमीशन होता है, बाकी प्रीमियम में कम कमीशन होता है ना, बस। हाँ सर 1-2% होता है ज़्यादा। अरे बजाज वाले जब स्टार्ट किए थे ना यूलिप प्लान, तो उसमें 30% कमीशन था पहले, पॉलिसी जैसे ही कराए पहले में होता 30%। है, हाँ होता है, अभी भी होता है, सभी में होता है। अभी भी है ना। तो सोचो अगर मैंने 1 लाख रुपए पॉलिसी का प्रीमियम दिया, 1 लाख रुपए प्रीमियम डाला, तो 30,000 रुपये तो सीधे चला गया। तो मेरा पैसा इन्वेस्ट कितना होगा, ये देखो, ये चीज समझा रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है, या सेविंग ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर में कितना जा रहा है, 70,000 रुपये। सर उसपे सर हम लोग मैनेजर को भी मिलता है, सब मतलब फर्स्ट प्रीमियम बढ़ जाता है सर। हाँ मतलब समझ गए ना तुम। तो वही चीज कह रहा है कि जो ग्रॉस प्रीमियम चार्ज किया गया उसमें ये सब चीजें माइनस करो, if such an amount is intimated to the policy holder at the time of supply of service। अगर लेकिन इस चीज को अगर बताया गया पॉलिसी होल्डर को at the time of service, तो ऐसा किसी को बताया नहीं जाता है पहली चीज। तो जो अमाउंट बचेगा उसी को हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई किसको माना जा रहा है, 8,000 रुपये इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये VOS हुआ, इस पे GST देनी होगी कंपनी को, जो भी कंपनी होगी उसको GST इस पे देनी है। कह रहा है इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, कई बार तो सिंगल प्रीमियम होता है ना कि आपको हर साल नहीं देना, हर महीना नहीं देना, एक ही बार पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना है। अदर देन, तो उसमें क्या कह रहा है, अदर देन ए, मतलब ए पॉइंट नहीं है, ए वाले को छोड़ देना। तो कितना % माना गया, 10% ऑफ अ सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर, यानी कि सीधे सीधे 10% को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। यहाँ देखो, तो मान लो प्रीमियम तुमने 1 टाइम प्रीमियम दिया है, 1 टाइम प्रीमियम कितना दिया, 1 लाख रुपीज, बस। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई सीधा सीधा इसका कितना किया जाएगा, 10%।
ठीक है, यानी 10,000 रुपए क्या हो गई, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई। सॉरी, एक चीज मैंने गलत बता दी, ऊपर वाला गलत हो गया, सॉरी। ऊपर वाला था कि अगर सपोज करो तुम 10,000 रुपीज प्रीमियम दे रहे हो, तो इसमें ये देखा जाएगा कि तुम्हारे यानी बंदे का इन्वेस्टमेंट हम कितने का कर रहे हैं। तो प्रीमियम अगर हमने चार्ज किया 10,000 रुपीज, पहला वाला गड़बड़ है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सब लोग देखिएगा। और आपका कितना इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है, सिर्फ 80% ही जा रहा है। यानी कि सपोज 8,000 तुम 10,000 देते हो, तो उसमें से 8,000 रुपये तुम्हारा प्रीमियम जो का पैसा होता है वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसको लेस करना है बेसिकली, उल्टा मैंने बता दिया था ऊपर। जितना भी पॉलिसी होल्डर के खाते में इन्वेस्ट हो रहा है वो इतना हो रहा है, बाकी डिफरेंस कितने का आया, 2,000। ये एक एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, ये जो चार्जेस हुआ इसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, 2,000 है, 2,000 पे जीएसटी देनी है। फिर से समझो, 10,000 रुपये मैंने प्रीमियम दिया, मान लो हर महीना प्रीमियम दे रहा है, हर साल प्रीमियम देता हूँ, तो उस 10,000 में से मेरा 8,000 रुपये ही मेरे इन्वेस्टमेंट में जाता है, 2,000 रुपये तो कमीशन है, जो भी चीज़ों के कट जाते हैं, कंपनी अपना चार्जेस ले लेती है। तो जो भी चार्जेस जो ले रही है ना, वो एक्स्ट्रा ले रही है ना, ये तो मेरा पैसा मेरे पास ही रहेगा, यही पैसा ना चार्ज ले रही है, इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, इस पे गवर्नमेंट को जीएसटी देनी है। और इस केस में कितना है, 10,000 रुपीज द वैल्यू ऑफ सप्लाई है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। ओके, सो ये समझ में आ गया सब लोगों की नहीं आया? गोरख आ गया सर। सी पॉइंट, इन ऑल अदर केसेस, और कोई भी केसेस होगा सिंगल प्रीमियम नहीं है, जिस तरह का प्रीमियम नहीं है, तो जो भी है, तो उस केस में क्या है ना, 25% बोल दिया गया है। सोचो, इन ऑल अदर केसेस 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन द फर्स्ट ईयर कितना, 25%, एंड 12.5% of the premium charge from the policy holder in the subsequent year। ठीक है, यानी कि चूंकि फर्स्ट प्रीमियम पे ज्यादा कमीशन चार्ज होता है, तो गवर्नमेंट ने बोला बाकी और कोई केसेस है, अदर केस में जो भी प्रीमियम हम चार्ज करेंगे, ठीक है ना, तो जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होगा, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम की फर्स्ट प्रीमियम बोला है, फर्स्ट प्रीमियम होना चाहिए ना। In all other cases 25% of the premium charge from the policy holder in the first year है, सॉरी सही है। तो फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम चार्ज होगा ना, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मान लो फर्स्ट ईयर प्रीमियम कितना देना, फर्स्ट ईयर मान लीजिए वही 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो इसका 25% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, 25% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, इसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर में भी अब जो जाएगा ना 1 लाख रुपीज, उस पर कितना होगा, 12.5% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, समझ में आ गई सब लोग को? 12,000 सर मंथली प्रीमियम जमा करें तब भी यही होगा? हाँ 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 हाँ, ईयरली। ये सिंगल प्रीमियम था, और ये किस केस में था, अगर डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन है कि कितना पैसा तुम्हारे उसमें इन्वेस्ट हो रहा है तुम्हारे खाते में, तो ये बहुत ही कम ही पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से इतना पे आज ओवर करते हैं, काफ़ी हो गया आज, क्यों? बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा,
ठीक है ना। वीडियो से मैं वीडियो चूंकि रिकॉर्ड हो रही है तो मैं उससे मैं लगा